हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानसी एंड आई एम योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। सो आज के 4 मार्क्स इन 10 मिनट सीरीज का हमारा टॉपिक है PBR 322। ये जो टॉपिक है ये अगेन हमारा बायोटेक यूनिट का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो फटाफट देख लेते हैं कि PBR 322 होता क्या है और कैसे इसको हम बायोटेक में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो PBR 322 क्या है, एक वैक्टर है ना। ये क्या है, इट इज़ एन वैक्टर जिसको हम क्या किस में यूज़ करते हैं, हम इसको बायोटेक में यूज़ करते हैं। बायोटेक में कैसे यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना फॉरेन जीन इंसर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं हम इसके अंदर, अपना फॉरेन जीन इंसर्ट कर देते हैं, है ना। और फिर इस फॉरेन जीन जब हमारा वेक्टर में इंसर्ट हो जाता है उसको फिर हम अपने होस्ट में डालते हैं और अपना जीन को एक्सप्रेस करवाते हैं। तो PBR 322 क्या है, एक वेक्टर है जिसको हम बायोटेक में यूज़ करते हैं एज अ ट्रांसफॉर्मेशन में, ये मदद करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक वेक्टर के अंदर क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि PBR 322 के अंदर क्या क्या होता है। तो देखो PBR 322 या फिर कोई भी वेक्टर होगा उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसको हम ORI साइट भी बोलते हैं, ORI साइट भी बोलते हैं। ये एक ऐसी साइट होती है जहाँ से हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, नाम से पता लग रहा है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा वो स्टार्ट होगा और ये आपको हर एक वेक्टर के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ। सेकेंड इज केस के अंदर क्या होगा, सेलेक्टेबल मार्कर्स भी होंगे। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर्स भी होंगे। अच्छा, सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या करते हैं, हमें रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने में मदद करते हैं। रिकॉम्बिनेंट्स जिसके अंदर मेरा फॉरेन DNA है, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स जिसके अंदर मेरा फॉरेन DNA नहीं है, उन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करने में कौन मदद करता है, सेलेक्टेबल मार्कर मदद करते हैं। तो ये मदद करते हैं, हेल्प इन डिस्टिंग्विश करने में मदद करते हैं बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, है ना। रिकॉम्बिनेंट वो जिसके अंदर मेरा फॉरेन DNA होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट वो जिसके अंदर मेरा फॉरेन DNA नहीं होगा। इनको डिस्टिंग्विश करने में कौन मदद करेगा, हमारा सेलेक्टेबल मार्कर मदद करेगा। एग्जांपल देख लेते हैं सेलेक्टेबल मार्कर के। फॉर एग्जांपल एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, है ना, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, कैनामाइसिन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपको दिख जाएंगे वेक्टर के अंदर। अभी हम बात करेंगे PBR 322 के अंदर कौन सा सेलेक्टेबल मार्कर होता है। मेनली एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंड कैनामाइसिन रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, थर्ड विल बी, एक और बात कर लेते हैं, और क्या होगा एक वेक्टर के अंदर, थर्ड विल बी क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट सबसे कम होनी चाहिए। देखो क्लोनिंग साइट क्या होती है, जहाँ पे हम अपना फॉरेन DNA इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये सबसे कम होनी चाहिए, लेस देन 1, लेस देन 2, मतलब 1 होनी चाहिए, लेस देन 2 ही रहनी चाहिए। मतलब इसकी जो क्लोनिंग साइट है वो अप्रोक्स 1 ही होनी चाहिए। ठीक है, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए, है ना। अगर बहुत सारी क्लोनिंग साइट होगी तो बहुत जगह DNA इंसर्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा कटिंग हो जाएगी, है ना, तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए क्लोनिंग साइट कम से कम होनी चाहिए, 1 या 2 ही होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं PBR 322 की। तो देखो दिस इज अवर PBR 322, है ना। पहले देख लेते हैं इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया गया है। तो देखो P का मतलब क्या है, P का मतलब है प्लाज्मिड, है ना, P का मतलब है प्लाज्मिड। B का मतलब क्या है, बोलीवर, बोलीवर। PBR, R का क्या मतलब है, रोड्रिगेज। ठीक है, P मतलब प्लाज्मिड, ठीक है, ये प्लाज्मिड है। BR, बोलीवर एंड रोड्रिगेज कौन थे, जिन्होंने इसको रिसर्च किया था, जिन्होंने इसकी रिसर्च की थी, इसको इन्वेंट किया था PBR 322 को। तो ये हमारे कौन है, दीज आर अवर रिसर्चर्स। ठीक है, रिसर्चर्स के नाम पे रखा गया है। और 322 का क्या मतलब है, वो सीक्वेंस जब PBR 322 डिस्कवर हुआ था। तो 322 सीक्वेंस था जब PBR 322 डिस्कवर हुआ था। तो P मतलब प्लाज्मिड, B मतलब बोलीवर, R मतलब रोड्रिगेज, PBR एंड देन 322 वो सीक्वेंस जब PBR 322 डिस्कवर किया गया था। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले मैंने बताया हर एक वेक्टर के अंदर क्या होगा या प्लाज्मिड के अंदर क्या होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होगा। तो देखो ORI साइट, है ना, दिख रही है ना सभी को, ORI साइट। उसके बाद देखो मैंने बताया था सिलेक्टेबल मार्कर होगा। अगर मैं PBR 322 की बात करूँ तो इसके पास सिर्फ 2 ही सिलेक्टेबल मार्कर हैं, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है और एक टेट्रासाइक्लिन है। इसके पास कैनामाइसिन नहीं होता, इसके पास 2 ही होते हैं, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, इन सिलेक्टेबल मार्कर के पास क्या है, इन सिलेक्टेबल मार्कर के पास क्लोनिंग साइट्स है। देखो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के पास कौन कौन सी क्लोनिंग साइट है, 2 क्लोनिंग साइट है, PST1 एंड PVU1। ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के पास 2 क्लोनिंग साइट है, PST1 एंड PVU1। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के पास भी 2 क्लोनिंग साइट है, कौन कौन सी, BAMH1 एंड SAL1। ठीक है, इसके पास भी 2 हैं, BAMH1 एंड SAL1। ठीक है, अब देखो 3 क्लोनिंग साइट ऐसी है जो सिलेक्टेबल मार्कर वाले रीजन में नहीं आती। देखो EcoR1, CLA1 एंड HindIII। ठीक है,
ये एज इट इज प्रेजेंट होती है, किसी सेलेक्टेबल मार्कर वाले रीजन में नहीं आती। ठीक है, तो एम्पिसिलिन के पास दो है, PST1 PVU1, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के पास भी दो है, BAMH1 SLA1, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ना, और EcoR1 CLA1 हिंट 3 भी है क्लोनिंग साइट, बट वो किसी सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर नहीं आती। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर PBr322। अब हम बात करते हैं, मैंने बोला सेलेक्टेबल मार्कर क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करने में मदद करते हैं बिटवीन रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। तो देख लेते हैं कैसे हम सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं सिलेक्शन की, कैसे सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बना रही हूँ यहाँ पे PBr322। दिस इज अवर, पूरा नहीं बनाऊंगी, समझ जाना। ठीक है, PBr322। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कौन सा था, यस यहाँ पे था हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, है ना, और यहाँ पे था टेट्रासाइक्लिन। देख सकते हो आप पीछे, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। देखो, दिस वॉज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड दिस वॉज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। हम क्या करेंगे, इन्हीं क्लोनिंग साइट पे अपना फॉरेन DNA इंसर्ट करेंगे, है ना, या तो BAMH1 पे कर लो या SLA1 पे कर लो, या फिर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस लोगे तो PVU1 पे कर लो या PST1 पे कर लो। मैं यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन ले रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैंने BAMH1 पे कर दिया फॉरेन DNA। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की जगह क्या करूँगी, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब फॉरेन DNA मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ही मैंने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की तरफ अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, अब ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला तो क्या हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया ना, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। किसका इनएक्टिवेशन हो गया, टेट्रासाइक्लिन का, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का, है ना। किसने किया, मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट ने कर दिया, है ना, इनएक्टिवेशन कर दिया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का। किसने किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट ने कर दिया, जिसकी वजह से अब ये वेक्टर कैसा हो गया, अब ये वेक्टर अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस से नहीं रहा, कैसा हो गया, ये टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो गया मेरा ये वेक्टर, है ना, क्योंकि इनएक्टिवेशन हो गया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का, जिसकी वजह से अब ये वेक्टर टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो चुका है। बट एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी फॉरेन DNA नहीं डाला है, हमने फॉरेन DNA यहाँ पे डाला है, तो ये वाला पार्ट सेंसिटिव हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, है ना। तो ये टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव है बट अभी भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे 3 कंडीशन की। अब जैसे मैंने यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया तो हम बना के देख लेते हैं। यस, ये था हमारा वेक्टर PBr322, है ना। एम्पिसिलिन तो एज इट इज है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन तो एज इट इज है। अब यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन नहीं है, उसकी जगह क्या आ गया, मेरा यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट अब आ चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 कंडीशन की। केस 1 ले लेते हैं पहले। अब देखो, जरूरी थोड़ी है कि जैसे ही मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला और सभी वेक्टर ने ले लिया जीन ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा जरूरी नहीं होता, है ना, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो हम 3 कंडीशन बना लेते हैं। पहले होस्ट बना लेते हैं हम अपना, है ना, सबसे पहले हम अपने होस्ट बना लेते हैं। हमने होस्ट लिया है इकोलाई। ठीक है, दिस इज अवर इकोलाई, एज अ होस्ट काम कर रहा है इकोलाई। ठीक है, अब देखो, हो सकता है ना कि इकोलाई का, अच्छा पहले हम बना लेते हैं, इकोलाई का खुद का DNA भी तो होगा, ये इकोलाई का खुद का DNA है। ठीक है, ये इकोलाई का खुद का DNA है। ठीक है, ये खुद का DNA है इकोलाई का। अब क्या हुआ, अब मैंने माना कि हो सकता है ना कि सभी इकोलाई ना ले वेक्टर, है ना, ऐसा जरूरी नहीं होता कि सभी इकोलाई ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, है ना, कि PBr322 ले ही लेंगे, है ना। मान लो पहला केस है हमारा जिसमें इकोलाई ने PBr322 नहीं लिया, है ना, इसने लिया ही नहीं PBr322 को, PBr322, जिसकी वजह से अब ये कैसा है, दिस इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। यहाँ पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो ये कैसा हो गया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा। यहाँ पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि इसने PBr322 वेक्टर को लिया ही नहीं इस इकोलाई ने। सेकंड केस देख लेते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2, इसमें क्या हुआ, इसने PBr322 ले तो लिया बट ऐसा PBr322 ले लिया जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा इंसर्ट ही नहीं हुआ, है ना। मैंने बताया ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर एक वेक्टर के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट चला जाए, है ना। तो इस सेकंड केस में क्या हुआ, इसने PBr322 ले तो लिया बट जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला नहीं लिया, है ना। तो ये हम बना लेते हैं इसका PBr322, है ना, इसने जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला नहीं लिया, है ना, नॉर्मल लिया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला। तो इसके पास एक तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होगा, है ना, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होगा, यस, और एक इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होगा। थर्ड केस की हम बात कर लेते हैं, केस नंबर 3। इसने क्या करा, इसने PBr322 को ले लिया और ऐसा लिया जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, इसने ऐसा लिया जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये हमारा वेक्टर है ना, इसने जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला ले लिया। ठीक है, और इसके पास एज इट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस
एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस इसके पास है। अब देखो इन दोनों ने सेकंड और थर्ड केस में क्या हुआ, इन्होंने PBr 322 को लिया, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेंट हो गए, है ना, ये दोनों हमारे ट्रांसफॉर्मेंट हो गए। अब बात आती है कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। देखो पहले वाला तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गया बिकॉज उसने PBr 322 लिया ही नहीं, तो इसकी कहानी छोड़ो। सेकंड देखो ये ट्रांसफॉर्मेंट तो है बट इसने जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिया, तो ये कैसा हो गया, दिस विल बी नॉन रिकॉम्बिनेंट, है ना, इसने जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिया, तो कैसा हो गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया। थर्ड वाले ने जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, तो कैसा ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, दिस विल बी अवर रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो देखो ट्रांसफॉर्मेंट्स सारे सेम नहीं होते, ट्रांसफॉर्मेंट्स में भी दो कंडीशन होती है, रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। नॉन रिकॉम्बिनेंट्स वो होते हैं जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन तो की है बट जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिया, है ना, इसने ट्रांसफॉर्मेशन तो किया बट जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिया, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। बट इसने क्या किया, इसने ट्रांसफॉर्मेशन भी किया और जीन ऑफ इंटरेस्ट भी लिया, तो ये क्या हो गया, दिस विल बी अवर ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, सभी को आई गेस क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ये मीडिया में ग्रो करेगा। ठीक है, तीनों की कंडीशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, एम्पिसिलिन मीडिया, एम्पिसिलिन मीडिया हम ले लेते हैं। अब देखो पहला केस देखो, केस 1 में तो इसने कोई भी PBr 322 लिया ही नहीं, है ना, तो मतलब इसके पास रेजिस्टेंस वाला जीन तो गया ही नहीं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये ग्रो नहीं कर पाएगा, है ना, पहले वाला ग्रो नहीं कर पाएगा किसमें, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, एम्पिसिलिन मीडिया में। क्यों, क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ। केस 2 देखो, केस 2 में क्या हुआ, इसने ट्रांसफॉर्मेशन किया और इसके पास देखो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है ना, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, तो ये क्या करेगा, इट विल ग्रो, ये ग्रो कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले के पास भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है ना, तो ये भी ग्रो कर जाएगा, ये भी ग्रो कर जाएगा क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। ठीक है, मैं केस बना देती हूँ यहाँ पे, केस 1, केस 2, केस 3। सेकंड हम बात करते हैं टेट्रासाइक्लिन की, है ना, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट तो टेट्रासाइक्लिन की जगह डाला था ना, एम्पिसिलिन तो एज इट इज था। अब यहाँ पे ट्विस्ट आएगा, यहाँ की बात कर लेते हैं, टेट्रासाइक्लिन मीडिया में अब ग्रो करेंगे। तो देखो केस 1 में क्या होगा, देखो केस 1 के पास तो कुछ भी नहीं है, उसके पास एम्पिसिलिन भी था, इसके पास टेट्रासाइक्लिन भी था, बिकॉज इसने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की थी, तो अगेन इसमें क्या होगा, कोई भी ग्रोथ नहीं होगी, नो ग्रोथ। क्यों, क्योंकि इसके पास अगेन टेट्रासाइक्लिन है ही नहीं, इसने ट्रांसफॉर्मेशन किया ही नहीं था। सेकंड केस देखो, सेकंड की देखो, इसने ट्रांसफॉर्मेशन तो किया था बट इट वाज नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो इसके पास देखो टेट्रासाइक्लिन है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन है ना, तो ये क्या कर जाएगा, ये ग्रो कर जाएगा, है ना, ये सेकंड वाला ग्रो कर जाएगा टेट्रासाइक्लिन में, क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है ना। थर्ड केस देखो, थर्ड केस में क्या हुआ, इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, हमने यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया था, है ना, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया था। तो थर्ड केस में क्या होगा, ये ग्रो नहीं करेगा, डोंट ग्रो, ये ग्रो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुकी है किसकी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की। किसने की, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट ने कर दी, जिसकी वजह से ये ग्रो नहीं कर पाया। तो ये थी हमारी दोनों कंडीशन, एम्पिसिलिन की और टेट्रासाइक्लिन की। आई होप सभी को क्लियर होगा, है ना, काफ़ी इजी टॉपिक है PBr 322। हमने देख लिया कि कैसे हम ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स प्लस रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। याद रखना, अगर PBr 322 गया ही नहीं मतलब ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, अगर PBr 322 चला गया, है ना, तो मतलब ये ट्रांसफॉर्मेंट है। अब कहानी आती है रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स की। अगर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा, अगर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया तो वो रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा, है ना, और फिर हम ग्रो करवाएंगे तो हम अलग अलग कंडीशन यहाँ पे बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।